नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से 12 में महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक का ये अध्याय नंबर 3। और इस अध्याय नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपसे सभी लोगों तक पहुंच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आप हमारी मदद कर सकें और तक पहुंचने में। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस उद्देशिका के चैप्टर को। उद्देशिका का मतलब था, जैसा हम सभी ने पढ़ा, एक प्रस्तावना जिसे हमने क्या बोला, प्रेम्बल। प्रेम्बल को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। हम भारतीय संविधान के प्रेम्बल को पढ़ते हैं, यानी कि प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं उसे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी उद्देशिका थी जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं एक प्रस्तावना के रूप में। जिसे मैंने हिंदी में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, उद्देशिका के महत्व को जानते हैं। उद्देशिका का महत्व क्या कहता है? भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका का संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरीके से कहते हैं कि संविधान की जो ये है आत्मा जो है उद्देशिका को कहा जाता है, और यही इस चीज़ को एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। उद्देशिका में इस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं। क्या बातें बोली मैंने? उद्देशिका जिसका प्रारंभ जो है संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वही उद्देशिका के में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। किस किस का? राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो संविधान के आधार स्तंभ हैं। अब आते हैं आगे। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट हैं और संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी कि संविधान की अगर प्रस्तावना जो है वही हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। तो उद्देशिका के महत्व को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को समझें कि उद्देशिका का महत्व किन चीज़ों के हिसाब से था। तो देखिए, संविधान के प्राधिकार के स्रोत के अनुसार इस तरीके से ले सकते हैं, राज्य के स्वरूप के हिसाब से इस तरीके से है, संविधान के उद्देश्य के हिसाब से और संविधान में लागू होने वाले ब्रिटिश तिथि के अनुसार इस तरीके से है। तो हम इसे शुरुआत से देखते हैं। संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता। कारण क्या था कि यह संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों ने किया और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया, इसलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। राज्य के स्वरूप की बात करें तो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जो है इसके स्वरूप हैं। संविधान का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करना है और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है संविधान का उद्देश्य था। और वहीं संविधान को लागू होने की तिथि क्या थी? संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो महत्व को इन 4 बातों से बांट दिया गया। क्या क्या थे? कि संविधान का प्राधिकार और स्रोत जिस हिसाब से जनता, भारत की जनता
जो है उसका प्राधिकार स्रोत है। और इसका कारण यह है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता और संविधान सभा के सदस्यों ने किया और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। इसी संप्रभुता को भारत की जनता में निहित माना गया। जो भारत के जो राज्य थे उनका स्वरूप क्या हो, वो संप्रभु हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो, गणराज्य हो। साथ में संविधान का जो उद्देश्य था उसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दिलाना, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, जो समानता देना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ही इनका क्या था, मेन उद्देश्य था। तो उद्देशिका के प्रमुख तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल क्या था, संविधान घोषित करता है। तो पहला पढ़ते हैं कि उद्देशिका के तत्व और महत्व एलिमेंट क्या थे। तो पहला तत्व क्या था कि संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। क्या किया, अंगीकृत जिसे कहते हैं अडॉप्ट किया, अधिनियमित जिसे कहते हैं एनेक्टेड किया, और आत्मार्पित यानी गिवन टू देमसेल्फ किया। अतः इस देश की संप्रभुता अनंततः लोगों में ही निहित है। मतलब जो आपको समझ में आया हो तो एक बार फिर इसको समझते हैं। मेन है बात उद्देशिका के तत्व की, द एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल। संविधान घोषित करता है भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, इसलिए संप्रभुता अंततः लोगों में ही क्या है, निहित है। यह पहला क्या हो गया, पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं उन्हें जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी घोषणा करता है। प्रेम्बल क्या करता है, यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें वो प्राप्त करने की आवश्यकता है उन्हें की भी घोषणा करता है। ठीक है, दो हो गए। पहला पॉइंट हो गया आपका कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और यही देश की संप्रभुता लोगों में निहित है। दूसरा, ये लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसी घोषणा करता है। तीसरा, आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान द्वारा भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति का साधन है। तत्व के बाद आते हैं हम उद्देशिका का उद्देश्य पे। तो पहले तो हमने कितनी बातें पढ़ी, उन बातों को समझो। देखो, उद्देशिका में हमने सबसे पहले उद्देशिका को पढ़ा, उसके बाद उसके महत्व को जाना कि राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख होता है, पहली बात। दूसरा कि लोगों की, जनता की भावना और आकांक्षाओं को समाविष्ट किया गया है। संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण जो भाग है वो मतलब 4 बातों में बटा हुआ है। संविधान के प्राधिकार, उसका स्वरूप, उसका उद्देश्य और उसकी तिथि, लागू होने की तिथि। एलिमेंट की बात करें तो पहली बात यह है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और ये संप्रभुता जो है लोगों में निहित है। आदर्शों और आकांक्षाओं से ही की आवश्यकता और इसकी घोषणा है उसी में की हुई है, उद्घोषणा की हुई है प्रेम्बल में। आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान द्वारा भारत के एक संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। मतलब लोगों को उद्देशिका में आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन जो है बताए गए हैं। उद्देशिका के उद्देश्य क्या थे कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत स्पष्ट करना। मतलब संविधान के जो अधिकार हैं उनका स्रोत क्या है वह स्पष्ट हो। तो उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोग हैं। दूसरी बात कि संविधान निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना। संविधान निर्माण का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है वस्तुतः कि उद्देशिका में उन सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा की है। उद्देशिका में संविधान के अधिनियमित की तिथि का उल्लेख भी है। तो इस हिसाब से उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। उद्देशिका की शब्दावली। संप्रभुता संपन्न।
संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा और इसमें स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारण करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसमें स्पष्ट है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण तथा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी सोशलिस्ट जिसको कहते हैं, समाजवादी सोशलिज्म में भारतीय संविधान का अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति करना। भारतीय समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद ना कि साम्यवादी समाजवाद है। इसे राजश्रित समाजवाद भी कहा जाता है जिसमें उत्पन्न और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। पंथ निरपेक्ष जिसे कहते हैं सेक्युलर, भारत एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर स्टेट है और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन नॉन रिलीजियस या अधार्मिक यानी इरिलीजियस या फिर धर्म विरोधी है ना राज्य है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा और राज्य धर्म को किसी नागरिक को व्यक्तिगत विषय समझता है जिसमें किसी भी धर्म में विश्वास करने या ना करने का अधिकार सम्मिलित है। इसके बाद भी भारत अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण उन अर्थ में पंथ निरपेक्ष नहीं है जिस अर्थ में पश्चिमी देश हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक पद का अर्थ है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित होंगे। भारत प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक की व्यवस्था का पालन करता है। इसमें सांसदों जिन्हें एमपीज और विधायकों एमएलए में सीधे जनता का निर्वाचन किया जाता है। पंचायतों व नगर पालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अनंत निचले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास किया जाता है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं 93 के अनुसार इसके होते हुए प्रस्तावना में न केवल राजतांत्रिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्येक लोकतंत्र में 4 प्रमुख औजार हैं जिनमें नाम है परिप्रेक्ष्य के बाद पहल, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आइए पढ़ते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है और इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं और इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता और राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका भारतीय राज्य की कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है और किसी भी प्रकार की आहर्ता के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15(4), उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया गया है।
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों को पूर्ण विकास में सहायता करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। प्रतिष्ठान और अवसर की समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। जब तक प्रतिष्ठा व अवसर की समता नहीं है तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में भारतीय संविधान केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा किसी भी विभेद को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही समाज के उपेक्षित वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु संसद ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कुछ कानून बनाए हैं। ये संरक्षणात्मक विभेद अर्थात उक्त वर्गों के संरक्षण हेतु किया गया सकारात्मक भेदभाव है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। उद्देशिका संविधान का भाग होने पर विवाद। बेरूबारी यूनियन के मामले सन 1960 में उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जुलाई 1967 में गोलकनाथ मामले में सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा स्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद के सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद के संशोधन करने की शक्ति को विषय उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान हैं। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना के संशोधन किया जा सकता है, हालांकि यह संविधान का अनिवार्य भाग नहीं है। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्णयों को खारिज करते हुए कहा कि एस.आर. बॉम्बई बाद 1993 प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक और न्यायिक लोक पुनर्विलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल हैं। रघुनाथ राव मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, इसके द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और तीसरा, यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता जैसा कि संविधान में समाविष्ट है का अभिप्राय है देश के सभी वर्गों में व्याप्त भ्रातृत्व की भावना। राज्य को पंथनिरपेक्ष बनाकर सभी वर्गों के लोगों में मौलिक अधिकारों व अन्य अधिकारों को सुनिश्चित कर उनके हितों का संरक्षण करके बंधुता के लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की गई है। इसके बावजूद भी बंधुता एक उत्तरोत्तर विकास होने वाली प्रक्रिया है और 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो गया। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूलात्मा कहा है और एस.के. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान के अंग सन 1950 का गोपालनवाद संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं और शक्ति का स्रोत नहीं है। बेरूबारी मामला 1960 में मार्गदर्शक सिद्धांत पर संविधान का भाग नहीं है।
सन 1973 में केशवानंद भारती बाद में संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया और LIC मामला 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा कहलाई। उद्देशिका में संशोधन केशवानंद भारतीवाद 1973 प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। 42वां संशोधन 1976 और प्रस्तावना में समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, जो 3 जनवरी 1977 के संशोधन का साथ प्रभावी है। प्रस्तावना का महत्व 1960 के बेरुवारी मामला, जब संविधान के मूल उपबंध स्पष्ट हों तो व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियमित किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया। सन 1973 का केशवानंद भारतीवाद मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। आगे आते हैं कारखाना संशोधन विधेयक 2016। 10 अगस्त 2016 को कारखाना संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में पारित किया गया। संशोधन के अनुसार सेक्शन 64 के अंतर्गत मजदूरों के ओवर टाइम का समय एक तिमाही में 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिसूचना के माध्यम से सेक्शन 65 के अंतर्गत ओवर टाइम सीमा के प्रति तिमाही 75 से बढ़ाकर 125 घंटे करने की अनुमति प्रदान की गई। अत्यधिक कार्य दबाव या जनहित में सरकार को अतिरिक्त समय ओवर टाइम की सीमा को 125 घंटे करने की अनुमति इन प्रावधानों के द्वारा प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मजदूरों के ओवर टाइम को अधिकतम सीमा 144 घंटे निर्धारित की गई है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान, इसके माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण इत्यादि जैसे विषयों को विनियमित करने वाले कारखाना अधिनियम 1948 के संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मजदूरों से संबंधित विभिन्न विषयों के संदर्भ में नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है और मजदूरों की आय में वृद्धि होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेक इन इंडिया अभियान से सहायता मिलेगी, जबकि अतिरिक्त कार्य करने से श्रमिकों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये सब हमारे जो थे चैप्टर के उद्देशिका के चैप्टर से लिए गए थे और अध्याय 3 में आज हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया। जल्दी ही हम अध्याय 4 के साथ आपके पास पहुंचने वाले हैं और अध्याय 4 में हम बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और राज्य क्षेत्र संघ के जो चैप्टर हैं उनको हम बखूबी पूरे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो उद्देशिका का चैप्टर यदि आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आप सभी से लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।